नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए हिस्ट्री सीरीज लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और होम रूल मूवमेंट के बारे में। साथ ही हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कब से कब तक हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक चली थी। कब तक? 1914 से 1918 तक। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसको महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। महान युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो किस किस के बीच हुई थी? एक साइड थी एलाइड पावर्स में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली और जापान। और इनके अपोजिट में थी सेंटर पावर्स। सेंटर्स की कुछ पावर थी, कौन कौन सी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। प्रथम विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स की जीत होती है। जो रशिया है, वर्ल्ड वॉर चला था 1914 से 1918 तक। जो रशिया है वो 1917 में क्या करता है? जर्मनी के साथ शांति संधि कर लेता है। रशिया के द्वारा 1917 में जर्मनी के साथ क्या कर ली जाती है? शांति संधि कर ली जाती है और 1917 में रशिया युद्ध से पीछे हट जाता है। ये फैक्ट आपने याद रख लेना है। कौन सी कंट्री थी? रशिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें इंडिया ने किसका साथ दिया था? ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर हुई थी उस समय भारत में कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। तो इंडिया के लोग थे, उनका मानना था कि यदि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसका साथ देते हैं? ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं, तो ब्रिटिशर उन्हें क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। इसीलिए भारतीयों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें लगभग 15 मिलियन लोग मारे गए थे। लगभग 15 मिलियन लोग मारे गए थे, जिसमें से 50 से 60 हजार कौन थे? भारतीय सैनिक थे, जो कि इस युद्ध में मारे गए थे। इसीलिए 1921 में जो भारतीय सैनिक इस युद्ध में मारे गए उनकी स्मृति में भारत में क्या बनाया गया था? इंडिया गेट बनाया गया था। कब? 1921 में। इंडिया गेट वॉज बिल्ट इन 1921 इन मेमोरी ऑफ वर्ल्ड वॉर वन सोल्जर्स। और जो इंडिया गेट था ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? एडविन लुटियंस। तो आपने ये याद रख लेना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं होम रूल लीग के बारे में। होम रूल लीग क्या थी? एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो एस्टेब्लिश की गई थी बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में। इसकी एस्टेब्लिशमेंट क्यों की जाती है? इसके पीछे का कारण ये था कि जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो इंडियंस ने ब्रिटिशर्स की सहायता की थी और उनका मानना ये था कि अगर वो सहायता करेंगे तो वो भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे। परंतु जब इंडियंस को लगा कि वो ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए जो कांग्रेस लीडर बीजी तिलक थे उन्होंने क्या किया? होम रूल लीग की एस्टेब्लिशमेंट की। होम रूल लीग जो थी वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी और जो भारत में दो होम रूल लीग बनी थी। पहली बाल गंगाधर तिलक ने कब बनाई थी? अप्रैल 1916 में। कहाँ पर? पुणे में। बीजी तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में पुणे में एक होम रूल लीग की स्थापना की जाती है और दूसरी होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। कब? 1916 में, मद्रास में। इसके द्वारा एक बीजी तिलक और एक एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में। अब बीजी तिलक और एनी बेसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, साथ ही में डिस्कस करेंगे। जो न्यूज़पेपर एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए थे वो कौन कौन से थे? एक न्यू इंडिया और एक कॉमन व्हील। ये दोनों किसके न्यूज़पेपर थे? एनी बेसेंट के। बीजी तिलक के न्यूज़पेपर हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे। कौन कौन से? मराठा और केसरी। और जो केसरी न्यूज़पेपर था ये कौन सी लैंग्वेज में था? मराठी लैंग्वेज में। नेक्स्ट हम देखेंगे लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब होता है? 1916 में। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो क्या है? लखनऊ समझौता में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ये यूनाइटेड।
मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट यूनाइटेड, हमने देखा था जो 1905 के पहले के लीडर्स थे उन्हें क्या कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट। और 1905 के बाद के लीडर जो थे वो उन्हें क्या कहा जाता है, मॉडरेट्स। तो हमने एक 1907 का आईएनसी का एक अधिवेशन देखा था जो कि सूरत में हुआ था, जिसे हम सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। और इसे सूरत स्प्लिट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या अलग हुए थे, और जो मॉडरेट्स थे उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था। 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और 1916 के इस लखनऊ समझौते के अंतर्गत मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या हो जाते हैं, यूनाइटेड। साथ ही में कांग्रेस और मुस्लिम लीग केम टुगेदर। अब हमने देखा था जो आईएनसी कांग्रेस थी जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में एओ हयूम के द्वारा जो की गई थी, और जो मुस्लिम लीग थी ये 1906 में बनी थी, और 1909 में इसको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़े थे। तो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी ये दोनों क्या थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये भी अलग अलग जो थी वो साथ आ चुकी। मेनली यहाँ पे क्या हुआ था, जो हिंदू और मुस्लिम लोग थे वो यूनाइट हो चुके। अब एक जो आईएनसी का सेशन भी है जो 1916 में होता है, वो किसके द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है, उसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार के द्वारा की गई थी। एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जो थी, उन्होंने 1916 में आईएनसी के सेशन को प्रिजाइड किया था। लखनऊ पैक्ट से आपने इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो ये याद रखनी है, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट है वो यहाँ पर यूनाइट हुए थे, और हिंदू मुस्लिम यहाँ पर यूनाइट हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे कांग्रेस सेशन जो 1917 में हुआ था। अभी हमने कांग्रेस सेशन 1916 का भी देखा, तो किसके द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी, एसी मजूमदार। और अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस का सेशन जो 1917 में हुआ था। हमने आईएनसी में की स्टार्टिंग में हमने देखा था एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो एनी बेसेंट थी, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की अध्यक्षता की थी। तो पहली महिला कौन थी, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट का यही वो सत्र है जो उनके द्वारा प्रिजाइड किया जाता है। कब किया जाता है, 1917 में। कौन थी, फर्स्ट फॉरेन वुमेन प्रेसिडेंट। और अगर बात की जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने आईएनसी के सेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो कौन थी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वह सर्वप्रथम महिला थी। अब हम साथ में देखेंगे जो भारत का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, और जो भारत का नेशनल एंथम है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। पूछा जाता है कि जो नेशनल सॉन्ग है वो सर्वप्रथम कब गाया गया था, और जो नेशनल एंथम है वो सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो आपने ये दोनों याद रख लेने हैं। जो नेशनल सॉन्ग है वो कांग्रेस का अधिवेशन जो 1896 में हुआ, 1896 में कलकत्ता में आईएनसी का सेशन होता है, उसमें सर्वप्रथम नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को गाया जाता है। और जो नेशनल एंथम है वो कब, 1911, वो भी कलकत्ता का सेशन जो था 1911। नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया, 1911 के कलकत्ता के सेशन में गाया गया था। ये दोनों पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, उसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। और जब ये 1911 में ये फर्स्ट टाइम गाया गया था, उस टाइम जो आईएनसी का सेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, बिशन नारायण दास। इसके द्वारा की गई, बिशन नारायण दास। तो आपने याद रखना है जो 1896 का जो सेशन हुआ था उसमें क्या गाया गया था, नेशनल सॉन्ग sang फॉर द फर्स्ट टाइम। और 1911 के सेशन में नेशनल एंथम जनगण मन sang फॉर द फर्स्ट टाइम। जो नेशनल सॉन्ग है साथ में याद रखेंगे, इसके राइटर कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेशनल एंथम के कौन है, आर एन टैगोर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
आपके लिए पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। उसके लिए आप हमारे को इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। जो महात्मा गांधी थे उनसे इम्पोर्टेंट जितने भी इनसे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट्स है वो देखते हैं। महात्मा गांधी का जो बर्थ है कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। जो महात्मा गांधी है उनका रियल नेम क्या था? उनका रियल नेम मोहनदास था और इनके पिता का नाम करमचंद था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनका जिससे विवाह हुआ था उनका क्या नाम था? कस्तूरबा। तो इनके पिता का नाम मोहनदास था, सॉरी इनका रियल नेम मोहनदास था और पिता का करमचंद और माता का पुतलीबाई। वाइफ का नाम कस्तूरबा था। जो महात्मा गांधी है उनके एक पॉलिटिकल गुरु थे। कौन थे? प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं महात्मा गांधी की अर्ली लाइफ से जुड़े हुए फैक्ट्स। महात्मा गांधी सबसे पहले 1888 में कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 1869 में महात्मा गांधी का बर्थ हुआ था। 1888 में वह इंग्लैंड गए थे। किसके लिए? कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। 1891 में वो इंग्लैंड से लौटते हैं भारत। कब? 1891 ईस्वी में। उसके बाद वो 1893 में कहाँ चले जाते हैं? साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। एक व्यक्ति दादा अब्दुल्ला इनके केस के सिलसिले में कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका जाते हैं। और साउथ अफ्रीका से ये कब लौटते हैं? 1915 में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटते हैं और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप से भी तब से मनाया जाता है। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है इंडियन ओपिनियन, इसकी शुरुआत की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है वो किसके द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी? तो किसके द्वारा? महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था। कब? 1903 में। जो महात्मा गांधी के सिद्धांत थे, उनके जो प्रिंसिपल थे वो क्या थे? अहिंसा और सत्य, ये इनके मार्ग थे। अहिंसा और सत्य की मार्ग पे ये चलते थे। तो जहां भी नॉन वायलेंस और सत्याग्रह या सत्य से जुड़े हुए शब्द आपको मिलेंगे वो किससे जुड़े हुए हैं? महात्मा गांधी से। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं और 1917 में ही अपना भारत में पहला सत्याग्रह करते हैं। पहला सत्याग्रह कौन सा था इनका? चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण एक बिहार में जगह है। इस सत्याग्रह को फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो चंपारण सत्याग्रह था वो क्या था? ये नील की जबरन खेती के खिलाफ था। ब्रिटिशर्स ने क्या पॉलिसी लागू की थी कि जो भी चंपारण में 3/20 जो भाग है भूमि का, उस पर क्या उगाई जाएगी? नील की खेती उगाई जाएगी। और जहां पर नील की खेती की जाती थी उस भूमि की जो उपजाऊ शक्ति होती थी वो क्या हो जाती थी? खत्म हो जाती थी और उस पर अन्य फसलें फिर नहीं उगाई जा सकती। तो इसी के खिलाफ जो राजकुमार शुक्ल थे बिहार से, उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया और बिहार में सत्याग्रह इन्होंने किया। इसमें कौन कौन इनके साथ थे? राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद। जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था तो इसमें ये सफल रहे और इसका जो रिजल्ट आया वो क्या कि जो 25% भूमि थी वो किसानों को लौटा दी गई थी और महात्मा गांधी अपने पहले सत्याग्रह में सफल रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, जो 1918 ईस्वी में किया था। खेड़ा सत्याग्रह क्या था? ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भारतीय श्रमिक थे उनसे टैक्स वसूला जा रहा था। भारत में अकाल पड़ रहा था और जो श्रमिकों की फसलें हैं वो क्या हो रही थी? नष्ट हो रही थी। इसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स क्या है जो
श्रमिकों से टैक्स ले रहे थे। इसी के अगेंस्ट जो है ये सत्याग्रह हुआ था। तो इस सत्याग्रह को फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है। जो इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के साथ लीडर्स जुड़े हुए थे वो कौन कौन थे? एक सरदार वल्लभ भाई पटेल इंपॉर्टेंट है, और इंदु लाल। अब खेड़ा सत्याग्रह में क्या होता है? जो टैक्स सिस्टम था ब्रिटिशर्स के द्वारा वो खत्म कर दिया जाता है, और खेड़ा सत्याग्रह में भी महात्मा गांधी सफल रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अहमदाबाद मील स्ट्राइक। ये भी 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। हुआ क्या था? 1917 में भारत में फ्लैग फैला था, और 1917 में ब्रिटिशर्स के द्वारा एक बोनस दिया जाने लगा था श्रमिकों को, जिसको फ्लैग बोनस के नाम से भी जानते थे। फ्लैग बोनस दिया जाता था, और 1917 में ये दिया गया, और 1918 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इस बोनस देना बंद कर दिया था। इसी के खिलाफ जो है श्रमिकों ने आवाज उठाई थी, और महात्मा गांधी इसके लीडर थे। महात्मा गांधी इसमें क्या करते हैं? हंगर स्ट्राइक करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, इसमें महात्मा गांधी के द्वारा भूख हड़ताल की जाती है, और इसमें भी यह सफल रहते हैं, और जो 35% बोनस था वो श्रमिकों को दिया जाने लगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। जो रॉलेट एक्ट है वो कब आया था? 1919 में। 1919 में ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या लाया जाता है? रॉलेट एक्ट लाया जाता है। इस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? चैम्सफोर्ड। अब ये क्या था? महात्मा गांधी ने ब्लैक लॉ रॉलेट एक्ट को क्या कहा था? ब्लैक लॉ भी कहा था, काला कानून भी कहा था। जो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत था कि जो भारतीय है उनके ऊपर बिना ट्रायल के वो गिरफ्तार हो सकते हैं, बिना मुकदमा चलाए भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बाद एक घटना घटती है, जलियांवाला बाग मैसेकर, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी वाले दिन, 13 अप्रैल को क्या थी? वैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग अमृतसर में क्या थी? एक सभा बुलाई गई थी। और वो सभा क्यों बुलाई गई थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में वो सभा बुलाई गई थी। इसमें हजारों लोग शामिल हुए थे, और जो जनरल डायर थे इंग्लिश पीपल, उन्होंने क्या किया? इस सभा पर गोली चलाने के आदेश दिए। किसके द्वारा दिए गए थे? जनरल डायर के द्वारा, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। उसके बाद पंजाब में क्या हुआ? मार्शल लॉ लग गया था। मार्शल लॉ जिसमें 3 से 4 व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते, और इसमें और भी काफी ज्यादा वॉइसरॉय को कई पावर्स दी गई थी, जो कि भारतीय लोगों के ऊपर लागू की जा सकती। जो जलियांवाला बाग मैसेकर था वो क्यों हो रहा था? प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट ये था। जो फायरिंग के आदेश दिए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? जनरल डायर के द्वारा दिए गए थे। इसमें 1000+ लोगों की जान गई थी। और 1915 में RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिशर के द्वारा क्या दी गई थी? नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। परंतु इस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं? अपनी नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिशर्स को लौटा देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो क्या है 9 अप्रैल को क्या होता है? जो सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सत्यपाल थे, ये 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपने याद रखनी है। इनको कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अप्रैल को। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा था? ब्लैक लॉ, काला कानून। जब रॉलेट एक्ट भारत में आया था तो उस टाइम भारत के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और जब ये रॉलेट एक्ट वापसी लिया गया था तो ये वापसी 1922 ईस्वी में किसके द्वारा लिया गया था? लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। उस समय भारत के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। जब ये लाया गया था तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, और जब ये वापसी लिया गया था कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। ये 1919 में लाया गया था और 1922 में वापसी लिया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे उदय सिंह और डायर की हत्या। अब उदय सिंह के द्वारा जनरल डायर की हत्या की जाती है कब? 1940 ईस्वी में लंदन में उदय सिंह क्या करते हैं? जनरल डायर की हत्या कर देते हैं, और जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसका ये बदला लेते हैं। अब जो जलियांवाला बाग 1919 में जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए एक ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या एक कमीशन लाया जाता है? कौन सा? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन का क्या था? ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी इंस्पेक्शन और इंक्वायरी करना था, क्या हुआ था और क्या नहीं। और इसमें 3 जो है वो इंडियन मेंबर्स भी शामिल थे,
कौन कौन से? चिमनलाल, जॉन नारायण और सुल्तान अहमद। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन थे? ये भारत के वॉइसरॉय थे। इन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स भी लाए थे। कब? 1919 में। मॉन्टेग जो इन रिफॉर्म्स की घोषणा कब कर देते हैं? 1917 में इन रिफॉर्म्स की डिक्लेरेशन इनके द्वारा कर दी जाती है। जो मॉन्टेग थे उनका क्या मानना था कि भारत की एक क्या होनी चाहिए? सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, जहाँ पे इलेक्शन हो और इंडिया में क्या हो? सेल्फ गवर्नमेंट हो। नेक्स्ट हम देखेंगे जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे उसमें क्या क्या आया था। एक डायची सिस्टम है जो काफी इंपॉर्टेंट है। डायची सिस्टम में क्या है? एक लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, ये दो इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये था डायची सिस्टम और ये कहाँ पर? सिर्फ अभी प्रोविंसेस में ही ये लागू किया गया था, प्रोविंशियल लेवल पे, सेंटर में ये लागू नहीं किया गया था। इस रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस की पावर किसके पास थी? वॉइसरॉय के पास थी। जैसे आज भारत में प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस की पावर्स है। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। उसी तरह से इन रिफॉर्म्स में क्या बात की गई थी कि जो सदन है उसको भंग करने की शक्ति उस समय किसके पास होती थी? वॉइसरॉय। वॉइसरॉय जो उस टाइम होते थे वो सदन को भंग कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट टू लिस्ट में डिवाइड की गई थी पावर। जैसे हमारे आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, जो पावर्स है उसका डिवीजन कितनी लिस्ट में किया गया है? 3 लिस्ट में किया गया है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइडेड है। उसी तरह से इन रिफॉर्म के अंतर्गत जो क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? 2 लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई थी। कौन कौन सी? एक सेंट्रल और एक प्रोविंशियल। सेंट्रल यानी संघ की जो सूची थी और प्रोविंशियल जो रियासत, जहाँ राजा रजवाड़े होते थे प्रोविंशियल लेवल पर। नेक्स्ट हम देखेंगे इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो डायची सिस्टम है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लायनल कॉटिश के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और कहाँ पर? सिर्फ ये प्रोविंसेस में ही था। जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार है वो भी कहाँ पर? इन्हीं रिफॉर्म्स में, चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म थे उसमें आया था। सर्वप्रथम महिलाओं ने वोट देने का अधिकार यहाँ पे आया था। ऑर्डिनेंस की शुरुआत भी यहीं से होती है, 1919 के चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। लेजिस्लेचर बाईकैमरलिज्म, वही जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, ये दो इंट्रोड्यूस की गई थी। मुस्लिम और सिखों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम और सिखों को कब दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट? 1909 के जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे उसके अंतर्गत। जो पीसीएस है वो कब बना? पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अक्टूबर 1926 में बाय ली कमीशन के द्वारा बनता है। फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन बाय ली कमीशन इन 1 अक्टूबर 1926। Thanks for watching. If you like our video, please like and share and subscribe to our channel and hit the bell icon for the further notification. Thank you.